उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो एफएम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रमोद जोशी, ज्योतिष एवं कर्मकांड विभाग से आज आपके समक्ष बीए कर्मकांड प्रथम सेमेस्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए उपलब्ध रहूँगा। सर्वप्रथम हम बात करते हैं BAKAN 101 जो प्रथम सेमेस्टर का प्रथम पेपर होगा, जो इसमें कुल मिलाकर 3 खंडों में यह किताब आपके समक्ष रहेगी। इसमें से आपके जो प्रथम खंड में है कर्मकांड का आरंभिक परिचय, यह प्रथम खंड है। इसके अंदर भी हमारी 5 इकाइयां हैं। जो प्रथम इकाई है इस खंड की, कर्मकांड का उद्गम स्रोत। कर्मकांड कहाँ से लिया गया है, कर्मकांड कहाँ कहाँ किन किन प्रकार से किन किन पुराणों में है, वेदों में है, उसका इस इकाई के माध्यम से आपको परिचय कराया जाएगा। उसके बाद जो दूसरी इकाई है वह है प्रातःकालीन नित्य कर्म विधि। जो हमारे प्रातःकालीन उठते समय से लेकर के जो हमारे नित्य नैमित्तिक कर्म हैं उनके बारे में किस प्रकार से उसकी विधि है उस पर चर्चा की जाएगी। इसी में जो तीसरी इकाई हमारी बनती है वह है पंच महायज्ञ। जो पंच महायज्ञ हैं, कौन कौन से हैं वो पंच महायज्ञ, उनके बारे में चर्चा की जाएगी। उसके बाद आता है आपका वेदों में जो चौथी इकाई है इस खंड की, वेदों का संक्षिप्त परिचय। वेद कितने हैं, वेदों में कहाँ कहाँ पर कर्मकांड का बारे में बताया गया है, या वेदों से कहाँ कहाँ पर कर्मकांड की सूक्तियां हैं, उस प्रकार की चर्चा यह इकाई में की जाएगी। और जो इस प्रथम खंड की जो प्रथम इकाई है वह है पुराणों का परिचय। हमारे पुराण कितने हैं, पुराणों के बारे में चर्चा की जाएगी इस इकाई के माध्यम से। फिर छात्रों, इस प्रकार से यह BAKAN 101 के प्रथम खंड की 5 इकाइयां हमारी रहेंगी। इसी क्रम में यदि हम बात करते हैं द्वितीय खंड में पंचांग परिचय एवं मुहूर्त ज्ञान। पंचांग परिचय एवं मुहूर्त ज्ञान करके यह द्वितीय खंड की इकाई है। खंड के अंतर्गत 4 इकाइयों का अध्ययन आप करेंगे, जिसमें प्रथम इकाई है तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण का विचार। जैसे हम पंचांग कहते हैं तो पंचांग किसे कहा जाता है, इसके बारे में इस इकाई में चर्चा की जाएगी। पंचांग में कौन कौन से वो 5 अंग हैं उनके बारे में इस इकाई में चर्चा करेंगे। जो सर्वप्रथम तिथि, उसके बाद वार, उसके बाद नक्षत्र, उसके बाद योग एवं करण का विचार। जैसे तिथियां कितनी हैं, वार कितने होते हैं, नक्षत्रों की संख्या हमारी कितनी है, योग कितने हैं, करण कितने हैं, उसमें से चर करण कितने हैं, स्थिर करण कितने हैं, यह सब चर्चा हम इस इकाई में करेंगे। उसके बाद इस खंड की जो दूसरी इकाई है वह है पंचांग का शुभाशुभ फल विचार। जैसे हम पंचांग का शुभ और अशुभ विचार कैसे करते हैं, जैसे मुहूर्त का विचार हम पंचांग के आधार पर करते हैं, या मुहूर्त किसे कहते हैं। सर्वप्रथम तो यह प्रश्न उठता है कि मुहूर्त है क्या। अगर हम थोड़ी सी इसमें और चर्चा करें तो मुहूर्त उसे कहते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए जो सबसे उचित समय का निर्धारण किया जाता है शास्त्र के द्वारा, उसे हम मुहूर्त हैं। उसको हम कैसे निर्धारण करते हैं, यह सब इस इकाई के माध्यम से हम जानेंगे। इसमें जैसे तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करणों से मिलकर जो भी कार्य हमको करना है उसका एक निश्चित समय होता है कि किस नक्षत्र में हम कौन सा कार्य करें, किस तिथि में हम कौन सा कार्य करें, किस वार में हम कौन सा कार्य करें। तो इस प्रकार से इसमें पंचांग में दिए हुए शुभ और अशुभ मुहूर्तों का जब हम निर्धारण करते हैं, उसका शुभाशुभ फल विचार हम कैसे करेंगे, यह सब हम यहाँ इस इकाई के माध्यम से पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं जो इसकी तृतीय इकाई है,
जैसे जात कर्म, नामकरण एवं अन्नप्राशन के मुहूर्त कौन कौन से हैं। पहले तो हम जानेंगे कि जात कर्म, इस इकाई में जात कर्म है, जात कर्म किसे कहते हैं। उसके बाद नामकरण, नामकरण का अर्थ क्या है, नामकरण क्यों किया जाता है। उसके बाद है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन जब हम किसी शिशु को प्रथम बार अन्न को चखाते हैं, उसको खिलाते हैं, तो वह कौन सा मुहूर्त होगा, कौन से शुभ मुहूर्त में हम एक शिशु को अन्न कराना चाहिए। इस प्रकार की जो भी शुभाशुभ मुहूर्त होंगे उनका वर्णन हम इस इकाई के माध्यम से करेंगे। आगे चतुर्थ इकाई में हम करेंगे कर्णवेद, चूड़ाकरण, उपनयन और दीक्षा मुहूर्तों के बारे में हम चर्चा करेंगे कि कर्णवेद कब करना चाहिए, कौन से वर्ष में करना चाहिए, किस मुहूर्त में करना चाहिए, तथा चूड़ाकरण, प्रथम बार बाल उतारते हैं किसी शिशु के तो उसको कब करना चाहिए, किस तिथि में करना चाहिए, किस नक्षत्र में करना चाहिए, उसका क्या शुभ और अशुभ फल होता है। इसी प्रकार से उपनयन, उपनयन क्यों किया जाता है, उपनयन का महत्व क्या है, उपनयन को हम किस मुहूर्त में करें, किस महीने में करें, इनका भी विधान हमारे इस पुस्तक में किया जाएगा। उसके बाद मेरे छात्रों हम करेंगे तृतीय खंड। जो हमारा तृतीय खंड है इस पुस्तक का वह है विविध मुहूर्त। विविध मुहूर्त नाम से ही प्रसिद्ध है, विविध यानी बहुत सारी चीजों के लिए मुहूर्त होते हैं अलग अलग। कोई भी हम कार्य करें तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में, भारतीय सनातन परंपरा में प्रत्येक कार्य को करने के लिए मुहूर्त दिया गया है। किसी भी कार्य की इष्ट की सिद्धि के लिए हमको कौन सा समय उचित रहेगा, इसका विधान हमारे शास्त्रों में दिया गया है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति यह चाहता है कि जो भी कार्य मैं करूं उसमें मुझे सफलता प्राप्त हो, सफलता प्राप्त हो हर कोई चाहता है। तो इसके लिए वह कार्य करने से पहले यह जान लेना भी बहुत आवश्यक है कि हमको कौन सा कार्य किस मुहूर्त में, किस समय में, किस अवधि में कौन सा कार्य करना चाहिए। तो जो तृतीय खंड है हमारा विविध मुहूर्त करके, तो इसमें भी देखिए 5 इकाइयां इसमें दी गई इस खंड में भी। तो जो इसकी प्रथम इकाई है वह है वास्तु शांति, सूतिका स्नान एवं अक्षरारंभ मुहूर्त। वास्तु की शांति, वास्तु क्या है, वास्तु है घर से संबंधित चीजों को। यदि हम कोई ग्रह का निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए वास्तु कैसे होना चाहिए, किस वास्तु के द्वारा, किस तिथि में, किस मास में, किस पक्ष में हमको ग्रह निर्माण कराना चाहिए या ग्रहारंभ करना चाहिए या द्वार पूजन करना चाहिए। कोई भी कार्य हम करेंगे तो उसके लिए हमको वास्तु देखना। अगर वास्तु हमारा सही है तो हमारे ग्रह का जो शुभाशुभ परिणाम होंगे वह। अगर उसके अलावा किसी कारणवश कोई चीजों में, मास में, तिथि में, वारों में, नक्षत्र में यदि वह कार्य नहीं हो पाया है तो उसके लिए वास्तु की शांति की जाती है, वास्तुदेव की शांति की जाती है। तो वो वास्तुदेव की शांति किस मुहूर्त में की जाएगी, किन नक्षत्रों में की जाएगी, किन महीनों किन में की जाएगी, उसका भी विचार हम क्या करेंगे इस इकाई में करेंगे। उसके बाद है इसी में सूतिका स्नान, यानी सूतिका स्नान जैसे प्रथम बार कोई स्त्री रजस्वला होती है तो उसका सूतिका स्नान कौन से मुहूर्त में किया जाए, इसकी भी चर्चा इस इकाई के माध्यम से करेंगे। इसी में जो तीसरा आपका खंड बनता है अक्षरारंभ मुहूर्त, यानी प्रथम बार किसी शिशु को जब हम अक्षर का बोध कराते हैं, अक्षर का बोध कराने के का प्रयास करते हैं, तो वह मुहूर्त कौन सा होना चाहिए, किस मुहूर्त में हम किसी शिशु को अक्षरों का बोध कराएं तो वह क्या उसके लिए शुभ फलप्रद होगा या नहीं होगा। इस प्रकार से सारी मुहूर्तों का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। इसी क्रम में हम इसी में दूसरी इकाई का अगर बात करते हैं वर वरण एवं विवाह मुहूर्तों की चर्चा करें। वर का वर वरण एवं विवाह मुहूर्त को देखेंगे कि यदि किसी का विवाह हो रहा है तो वर का जो वरण है
तो वह किस मुहूर्त में होना चाहिए, किस समय हो, उसके लिए समय का निर्धारण बताया गया है शास्त्रों में। और मुहूर्तों का निर्धारण बताया कि कौन सी जो सबसे अधिक प्रचलित है या शास्त्रों के द्वारा विधि विधान है, वह है गोधूली का समय वरण के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। उसी प्रकार से विवाह का मुहूर्त। अब विवाह का मुहूर्त हम कैसे देखेंगे, विवाह के मुहूर्त के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, यह सब चीजों का विचार क्या करेंगे हम इसी इकाई में करेंगे। मुख्य रूप से विवाह के मुहूर्त के लिए वर और वधू की जन्म राशि के अनुसार उनका दिन निकाला जाता है। उस दिन में भी कौन सा मुहूर्त, कौन सा लग्न उनके लिए शुभ होगा, उनके भावी जीवन के लिए शुभ फलप्रद होगा, उसका विचार हम क्या करते हैं, विवाह मुहूर्त के द्वारा करते हैं। इसी क्रम में इसमें जो तीसरी इकाई है वह है ग्रहारंभ एवं ग्रह प्रवेश मुहूर्त। जो मैंने आगे इससे पहले इस इकाई के प्रथम में वास्तु शांति का जो विधान है, वह उसी क्रम को हम यहाँ तीसरी इकाई में करें, ग्रहारंभ एवं ग्रह प्रवेश। घर को बनाने का आरंभ, यानी जिस दिन हम खात खोदते हैं या जिस दिन हम प्रथम ईंट रखते हैं, तो वह कौन सा मुहूर्त होना चाहिए, किस महीने में हमको, अगर हम ग्रह का निर्माण करवा रहे हैं तो प्रत्येक मासों के अनुसार उसका शुभ और अशुभ फल दिया गया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। किस महीने में अगर ग्रह निर्माण करते हैं तो हमको क्या फलप्रद होता है। जैसे ग्रह स्वामी के लिए वो लाभ देता है वह महीना, हानि देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, या उसके श्री में वृद्धि करता है, आयु में वृद्धि करता है, वह सब हम क्या करेंगे इस इकाई के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। उसी में ग्रह प्रवेश। अब यहाँ पर ग्रह निर्माण, ग्रहारंभ तो हो गया। अब जब घर बनके हमारा तैयार हो जाता है तो उसमें जब हम प्रथम बार जब हम अपना ग्रह प्रवेश करवा रहे होते हैं तो वह उसमें कौन सा मुहूर्त, कौन कौन से मुहूर्तों को लिया जाता है, किन नक्षत्रों में ग्रह प्रवेश करना चाहिए, कौन सा योग शुभ फलप्रद है, कौन सा करण, कौन सी तिथि, कौन सा वार और कौन सा मास, इन सब को हम क्या करेंगे ग्रह प्रवेश मुहूर्तों के द्वारा जानेंगे। इसी में उसके बाद हम चौथी इकाई जो हमारी है वह है यात्रा दिक्सूल विचार। यानी हम किसी भी कार्य के लिए कोई भी यात्रा करते हैं तो उसमें हम दिक्सूल का विचार करते हैं कि आज हम इसी दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो क्या यह हमारे लिए फलप्रद होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो प्रकार से लाभ देने वाली होगी, यदि नहीं तो हानि किस प्रकार से देने वाली होगी। इन सब का विचार क्या करते हैं यात्रा में करेंगे कि किस दिन कौन सी दिशा में यात्रा करनी चाहिए जिससे हमको विशेष फल प्राप्त हो, या हम किस चीज के लिए यात्रा करें। जैसे हम यानी किसी मुकदमे के लिए जा रहे हैं, वो भी यात्रा में आ जाएगा मुकदमे के लिए जा रहे हैं। इस दिन हम मुकदमा दायर करें तो हमारे लिए होगा या नहीं होगा। या हम विद्यारंभ के लिए जा रहे हैं प्रथम बार, उसमें भी हम देखेंगे हम आज हमारे लिए दिशा में चंद्रमा उपयुक्त रहेगा। तो बहुत सारी जिन चीजों का हम यात्रा में जाते हैं उन सब का विचार हम इस इकाई के माध्यम से करेंगे। अंत में इस खंड की लास्ट इकाई वह है चंद्रवास, शिववास, अग्निवास का विचार करेंगे। तो अग्निवास, चंद्रवास, ये हम जब प्रतिष्ठा करते हैं या किसी बड़े उसमें क्या नाम यज्ञों में अग्नि का विचार करते हैं तो हमको अग्नि देखनी आज पृथ्वी लोक की है या पाताल लोक है, स्वर्ग लोक, इस प्रकार से अग्निवास का विचार, शिववास, चंद्रवास, प्रतिष्ठा इत्यादि में हमारे कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों यह BACAN 101 का पाठ्यक्रम है कर्म कांड मुहूर्त ज्ञान नामक पुस्तक से आज ये चर्चा की जा रही है। इसमें मैंने पहले तीन खंड हैं। प्रथम खंड कर्मी खंड, पंचांग परिचय मुहूर्त ज्ञान, तृतीय खंड है विविध मुहूर्त।
इन्हीं में आगे चर्चा करेंगे जब हम इसकी पुस्तक की पूरी चर्चा करेंगे, पूरे इकाइयों की चर्चा करेंगे, प्रथम खंड को हम पहले लेंगे, उसी हिसाब से हम चर्चा करते आपका ये पूरे विविध मुहूर्त जो अंतिम आपका खंड है पांचवी का ये वहां तक हम प्रत्येक का एक दिन हम उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा एक चीज अपने विद्यार्थियों को यह बताना चाहता हूँ, इसमें जो भी आपके असाइनमेंट होंगे 30 नंबर के हों, उसमें भी एक प्रथम लेवल का होगा, एक द्वितीय लेवल, यानी दो लेवल, और 70 नंबर का वह होगा आपका थ्योरी। उसमें आपको सिर्फ 2 घंटे का समय मिलेगा। उसमें आप लिखना है। उसमें दो खंड होंगे, जिसमें प्रथम खंड में 4 प्रश्न होंगे, केवल 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, और द्वितीय खंड में 8 प्रश्न, उसमें 4 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, असाइनमेंट प्रश्न पत्र ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करेंगे।